मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का यूनिक कोचिंग सेंटर में सभी का स्वागत है। और आज मैं डीके शुक्ला आप सभी को हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स के बारे में अध्ययन कराएंगे। इसलिए हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन दो खंडों से मिल करके यह अध्याय बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम लोग वर्णन करेंगे या पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए छात्रों, हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द जो है हैलोजन से लिया गया है और दूसरा शब्द है एल्केन। तो हैलोजन्स ग्रीक भाषा का शब्द है, यह ग्रीक वर्ड है और यह पुनः दो शब्दों से मिलकर बना है, हैलास और जिनाओ। तो हैलास मीन्स होता है सी साल्ट्स और जिनाओ मीन्स आई प्रोड्यूस। तो हैलोजन के अंतर्गत आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आते हैं। स्टैटिन भी रखा गया है, टसगेन भी नया खोजा रखा गया है, लेकिन स्टैटिन एक रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण यहाँ पर केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का विवेचना किया जा रहा है। तो चूँकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन समुद्री लवण से प्राप्त किए गए ये तत्व हैं, इसलिए इन सभी को सामूहिक रूप से हैलोजन्स कहते हैं। और इन हैलोजनों में से कोई भी हैलोजन जब एल्केन से जुड़ जाता है तो उसे हम हैलो एल्केन की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों समझ गए होंगे कि हैलो एल्केन्स नाम से ही स्पष्ट है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हैलास यानी और दूसरा एल्केन्स। तो हैलो शब्द हैलास यानी हैलोजन से लिया गया है और हैलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है जो हैलास और जिनाओ शब्द से बना हुआ है। हैलास का अर्थ होता है सी साल्ट और जिनाओ मीन्स होता है आई प्रोड्यूस। तो हैलोजन के अधिकांश तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये समुद्री लवण से प्राप्त किए गए, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड लवण के रूप में ये समुद्र से पृथक किए गए, इसलिए इन्हें सामूहिक रूप से हैलो एल्केन की संज्ञा देते हैं। और एल्केन्स, तो एल्केन्स जो है ये एल्क प्लस एल्क ये वर्ड रूट होता है, ये मूल शब्द यानी मूलाक्षर है। अगर हैलो एल्केन्स माने यदि हैलोजन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है तो वहाँ पर एन लगेगा। यदि हैलोजन द्विबंधित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन से जुड़ा है तो वहाँ एन लगता है। और अगर हैलोजन यदि त्रिपुल बंधित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है तो वहाँ पर आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि बच्चों हम लोग इस अध्याय में हैलो एल्केन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला संतृप्त होगी। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वह होता है जिसमें
हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन की श्रृंखला में सभी कार्बन एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो जब एकल सहसंयोजक बंध से श्रृंखला जुड़ी होती है तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या उसी को IUPAC पद्धति में एल्केन, और कम क्रियाशील होने के नाते एल्केन बहुत कम क्रियाशील होता है क्योंकि इसके अंतर्गत सभी कार्बन 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 हाइड्रोजन बंध सिग्मा बंधों से बंधे होते हैं। तो सिग्मा बंधों से बंधे होने के कारण हाइलो एल्केन के जो एल्केन होता है वह जो है पैराफिन हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है। तो आइए हम लोग अब स्टडी करेंगे कि हैलो एल्केन कहते किसे हैं। व्हाट डू यू मीन बाई हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन वे यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलो एल्केन कहते हैं। समझ में आया बच्चे? इसको ऐसे समझिए, अगर ये नहीं समझ में आता तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से या किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहा जाता है, जिसे हम IUPAC पद्धति में हैलो एल्केन कहते हैं। क्योंकि हैलो शब्द एक प्रतिस्थापी माने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन एक प्रतिस्थापी समूह होता है। तो प्रतिस्थापी समूहों के नाम मातृ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के पूर्व लग्न के रूप में लिखकर लोकेंट के साथ अंत में मातृ हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, इसलिए इसे हैलो एल्केन कहते हैं। तो जैसे अब जैसे उदाहरण देने से पहले हम हैलो माने कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वह मातृ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है। तो मातृ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से तभी जुड़ता है जब वहाँ मातृ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन का हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को या प्राप्त व्युत्पन्न को हम जो है हाइड्रोजन व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यह प्रकृति के अनुसार इसे दो भागों में बांट देते हैं। पहला है, इसको कहते हैं हैलो एल्केन, हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स क्या है कि जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त व्युत्पन्न यौगिक को हम हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे आपका इसे हम RCH2X से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपका मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आपका प्रोपिल क्लोराइड, आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, ये सभी हमारे जो हैं हैलो एल्केन के उदाहरण हैं। जैसे आपका मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल क्लोराइड।
राइड, और इसे हम ब्यूटिल क्लोराइड और इसे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं। तो ये सभी हमारे जितने सदस्य लिखे गए हैं ये सभी हैलो एल्केन के उदाहरण हैं। तो माने हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन व्युत्पन्न बच्चों कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। एक अब प्रकृति के अनुसार 2 भागों में बांटा गया। एक तो वह हाइलोजन परमाणु जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से श्रृंखला से जुड़ा हो, और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के संतृप्त हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन से जुड़ा है तो उसे हम हैलो एल्केन कह देंगे। यदि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 वैरायटी आ जाती है। एक तो आप पढ़ते हैं एल्कीन और एक एल्काइन। तो अगर आपका माने कि हाइड्रोजन परमाणु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ओलिफिन से जुड़ा है तो हाइलो एल्कीन की संज्ञा देंगे। अगर त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा है, एसिटिलीनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तब वहां पर हम हाइलो एल्काइन की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रकृति के आधार पर ये पहला हुआ। चूंकि हमें इस अध्याय में हाइलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है इसलिए सारे सदस्य हमने जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लेकर के उसमें हाइड्रोजन परमाणु को बंधित किया है। इसलिए ये सभी उदाहरण हाइलो एल्केन्स के हैं। अब प्रकृति के आधार पर आपने अभी अभी इसको 2 भागों में बांटा है। तो एक को कहते हैं हैलो एरीन्स कहते हो। क्या कहते हैं? दूसरा हैलो एरीन्स। तो हाइलो एरीन्स का अर्थ हुआ, हाइलो मीन्स हाइलोजन से लिया गया है तो आपको स्पष्ट है, पहले ही बताया जा चुका। एरीन्स का मतलब होता है एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कई प्रकार के होते हैं। आपको वर्गीकरण 11th में आपने पढ़ा ही होगा कि संघनित द्विश्रृंखला हाइड्रोकार्बन, विलगित द्विश्रृंखला। तो इस प्रकार से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइलो एरीन का परिभाषा देखिए क्या होगा कि जब एरीन्स के हाइड्रोजन परमाणु का हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो प्राप्त प्रतिस्थापित यौगिक या प्राप्त व्युत्पन्न हाइलो एरीन कहलाता है। समझे भाई? क्या समझे कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन परमाणु का हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है तो प्राप्त प्रतिस्थापी यौगिक या व्युत्पन्न को हाइलो एरीन कहते हैं। अब हाइलो एरीन के अंतर्गत हम आपको उदाहरण के रूप में पेश कर सकते हैं, जैसे फ्लोरोबेंजीन, जैसे आपका क्लोरोबेंजीन, जैसे आपका ब्रोमोबेंजीन, जैसे आपका आयोडोबेंजीन। और भी सदस्य ले सकते हैं बाई न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जैसे आपका अल्फा क्लोरोनेप्थलीन, जैसे आप ले सकते हैं 3 रिंग के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। तो 3 रिंग के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लेते हैं तो जैसे आपका Cl यहाँ लगा दिया तो आपको कहेंगे 9 क्लोरो एंथ्रासीन। तो 9 क्लोरो एंथ्रासीन। तो इसका मतलब हो गया कि ये सभी हमारे उदाहरण जो हैं ये सब के सब हाइलो एरीन की श्रेणी में जाते हैं। यानी जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के
हाइड्रोजन परमाणु का उतने ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक हमारा जो है हैलो एरिन्स कहलाता है। तो मानक के रूप में हैलो एरिन्स का अध्ययन करते हैं क्लोरोबेंजीन का, तो हैलो एरिन के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए भाई हम लोग सबसे पहले खंड का स्टडी करेंगे जिसे कहते हैं हैलो एल्केन्स। तो हैलो ये सब बच्चों ने आप लोग उतार लिए होंगे, समझ गए होंगे कि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कि बेंजीन रिंग एक बार एक बनाइए तो बेंजीन हो गया, 2 रिंग जोड़ दीजिए तो नेप्थलीन हो गया, 3 रिंग जोड़ दीजिए तो एंथ्रासीन हो गया। इस प्रकार से बेंजीन में एंथ्रासीन में काउंटिंग इस तरह से करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो चूंकि 9वें पोजीशन पर क्लोरीन है इसलिए इसका नाम रख दिया 9 क्लोरो एंथ्रासीन। और इसमें काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं। तो इसको अल्फा बीटा गामा से भी डिनोट करते हैं, इसलिए आप अल्फा क्लोरोनेप्थलीन कह सकते हो, नहीं तो क्लोरोनेप्थलीन भी कह सकते हो। इस प्रकार से ये हैलो एरिन्स के उदाहरण हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला खंड शुरू करेंगे हैलो एल्केन्स। तो बच्चों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए या हेडिंग लिख लीजिए हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स क्या है कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से या एल्केन से या पैराफिन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त व्युत्पन्न को हैलो एल्केन्स कहते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स को 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो हैलो एल्केन्स को उनकी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे हम 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक को कहते हैं मोनो हैलो एल्केन्स, दूसरा है डाई हैलो एल्केन्स और तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन्स और चौथा है पाली हैलो एल्केन्स। तो इस प्रकार से हम एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्नों को उनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रमशः मोनोहैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन्स और ट्राई हैलो एल्केन्स और पाली हैलो एल्केन्स कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो मोनोहैलो एल्केन क्या है कि जब किसी एल्केन के किसी भी सदस्य के एक अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे मोनोहैलो एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है और इसे RX से व्यक्त करते हैं, जहां पर R एल्कील मूलक को व्यक्त करता है। इसके स्थान पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल,
ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। इस प्रकार से हम R के जगह पर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित कर सकते हैं और X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख रहे हैं कि मोनोहाइलो एल्केन्स क्या है कि जब किसी एल्केन के से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे मोनोहाइलो एल्केन कहते हैं। क्योंकि मोनो माने एक, हाइलोजन माने क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्केन्स का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और पैराफिन भी कहते हो। तो इस प्रकार से जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो बनने वाले उत्पाद को मोनोहाइलो एल्केन्स कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1X होता है और इसे साधारण रूप से RX से व्यक्त करते हैं, जहां पर R एल्कील मूलक को व्यक्त करता है और एल्कील मूलक के जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, नियोब्यूटिल कोई भी समूह जो है हम रख सकते हैं। और X का अर्थ होता है हैलोजन, तो हैलोजन के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट करके हम उकरे अनुरूप हाइलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मोनोहाइलोजन के उदाहरण में आप देना चाहें तो दे सकते हो मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आप कोई भी सदस्य आप अपने तर्क या अपने परिभाषा के पक्ष में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। इस प्रकार से हम मोनोहाइलो एल्केन का वर्णन पढ़ा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइलो एल्केन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रीक भाषा के शब्द डाई का अर्थ होता है दो, डाई का अर्थ होता है दो, हाइलो का अर्थ होता है चाहे दो फ्लोरीन, चाहे दो क्लोरीन, चाहे दो ब्रोमीन, चाहे दो आयोडीन। तो जब किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हैलोजन परमाणुओं से किया जाता है या होता है तो प्राप्त यौगिक को डाई हाइलो एल्केन्स कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण आपका जो है, बेस्ट उदाहरण देने से पहले अब चूंकि आप कह रहे हो कि एल्केन के दो हाइड्रोजन को दो हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो प्राप्त यौगिक को हम डाई हाइलो एल्केन कहते हैं। अब चूंकि दोनों हाइलोजन की स्थितियां जो है भिन्न भिन्न हो सकती हैं, या तो एक ही कार्बन से दोनों हाइलोजन हो सकता है या अगल बगल से भी हो सकता है। एक तीसरी परिस्थिति क्रिएट होगा कि विलगित भी हो सकता है, यानी जो है सिर किनारों पर सिरे टर्मिनल पोजीशन पर भी हो सकता है। इस तरह से डाई हाइलोजन में तीन स्थितियां संभव हैं, इसलिए हम डाई हाइलो एल्केन को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं और यह विभाजन दोनों हाइलोजन परमाणुओं के दोनों हाइलोजन परमाणुओं के तीन भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण इसे हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला है जेम डाई हैलाइड। तो जेम का अर्थ होता है जेमिनल, जेमिनल। जेमिनल का अर्थ होता है एट द सेम कार्बन एटम।
एट द सेम कार्बन एटम। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उस डाई हाइलाइड व्युत्पन्न को हम जेम डाई हाइलाइड कहते हैं। जैसे CH3 CHCl2, CH3 CHBr2, CH3 CCl2 CH3, CH3 CH2 CCl2 CH3। तो ये सभी उदाहरण हमारे जो हैं आपके जो है डाई हाइलाइड्स के अंतर्गत, डाई हाइलो एल्केन्स के अंतर्गत ये जेम डाई हाइलाइड के उदाहरण हैं। तो जेम डाई हाइलाइड का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग कि जब किसी एल्केन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम डाई हाइलो एल्केन कहते हैं। जैसे इथिलीडीन डाइक्लोराइड, इथिलीडीन डाइब्रोमाइड, और इसको कह सकते हो आइसोप्रोपिलीडीन प्रोपेन या 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसको कह सकते हो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। इस प्रकार से हमारे जेम डाई हाइलाइड के ये उदाहरण हुए। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों विक डाई हाइलाइड। विक डाई हाइलाइड्स, तो विक का अर्थ होता है विसिनल, विसिनल, और विसिनल का अर्थ होता है नेभर, NEIGHBOUR, नेभर माने पड़ोस, या इसी को कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। तो एडजेसेंट कार्बन माने होता है कि जब डाई हाइलो एल्केन में दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल कार्बनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उस डाई हाइलाइड को विक डाई हाइलाइड कहते हैं। जैसे CH2 CH2Cl, CH3 CHCl CH2Cl, जैसे आपका CH3 CHCl CHCl CH3। अब ये तीनों उदाहरणों में आप देखिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से न जुड़कर अगल बगल, इसके बगल में यह, इसके बगल में यह है, इसके बगल में यह, इसके बगल में यह, तो दोनों अगल बगल कार्बनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़े होने के कारण इसे हम विक डाई हाइलाइड, या विक का फुल फॉर्म है विसिनल, और विसिनल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो होगा नेभर, और नेभर का अर्थ होता है एडजेसेंट कार्बन, यानी संलग्न कार्बन परमाणुओं से जब एक एक क्लोरीन या एक एक ब्रोमीन या एक एक आयोडीन यानी हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसे हम विक डाई हाइलाइड कहते हैं। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो है टर्मिनल डाई हाइलाइड। टर्मिनल डाई हाइलाइड्स, तो जब दो हाइड्रोजन परमाणु मात्र हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अर्थात एल्केन के किनारों पर यानी सिरों पर जुड़े हों एक एक, तो प्रत्येक किनारों पर एक एक हाइड्रोजन जब जुड़ा हो तो उसे हम टर्मिनल डाई हाइलाइड कहते हैं। यानी मात्र हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के दोनों टर्मिनल से हाइड्रोजन अगर जुड़ा हो तो उसे हम टर्मिनल डाई हाइलाइड कहते हैं। इसे पॉलीमेथिलीन डाई हाइलाइड भी कहते हैं। इसे पॉलीमेथिलीन डाई हाइलाइड भी कहते हैं। जैसे CH2Cl, CH2, CH2Cl, इसमें 3 मेथिलीन ग्रुप हैं।
जैसे आपका CH2Cl, CH2Cl, इसमें जो है आपके 5 मेथिलीन ग्रुप हैं। तो जैसे आपका 4 का भी ले सकते हैं आप, CH2 आपका जो है CH2Cl, तो इन्हें हम पॉलीमेथिलीन डाइहैलाइड भी कहते हैं। और चूंकि दोनों हैलोजन मात्र हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के किनारे पर स्थित हैं, इसलिए इसे हम जो है टर्मिनल डाइहैलाइड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से डाइहैलोजन व्युत्पन्न को 3 भागों में बांटा, उनके स्थिति के अनुसार, जेम डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड और टर्मिनल डाइहैलाइड। तो अब आइए तीसरी वैरायटी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। आपको तीसरा ट्राईहैलो एल्केन। तो ट्राई जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, ट्राईहैलो एल्केन्स। तो ट्राईहैलो एल्केन्स का अर्थ क्या हुआ? स्पष्ट है, ट्राई माने 3, ट्राई माने यहाँ 3 लिख दीजिए, हैलो मीन्स हैलोजन्स के एटम, और एल्क प्लस एन, तो एन माने मिला दिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, जिसे हम पैराफिन भी कह देते हैं। क्या कहते हो? पैराफिन्स भी कह देते हो। तो इस प्रकार से जब है एल्केन के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करके 3 हैलोजन परमाणु को लाया जाता है, या ये कहिए कि जब एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ऐसे प्राप्त यौगिक को ट्राईहैलो एल्केन कहते हैं। जैसे इनके बेस्ट उदाहरण हैं आपका CHCl3, CHBr3 और CHI3। इन तीनों को इसको कहते हैं क्लोरोफार्म, इसको कहते हैं ब्रोमोफार्म, और इसे कहते हैं आयोडोफार्म की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों के जगह पर हम लिख सकते हैं CX3 लिख दें, तो इसे हैलोफार्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी मीथेन के ट्राईहैलो एल्केन हैं। किसके एल्केन हैं? मीथेन के ट्राईहैलो एल्केन्स हैं। और भी हम सदस्य ले सकते हैं ट्राईहैलो एल्केन के, लेकिन ये जनरली हमको बनाने में या हमको आसानी से उपलब्ध मिलते हैं। जैसे क्लोरोफार्म निश्चेतक के रूप में हमको प्रयोग मिल जाता है। आयोडोफार्म हमारा जो है आपका आयोडेक्स मलहम के बनाने के काम में आता है। तो इस प्रकार से ये हमारे हैलो एल्केनों के बहुत से उपयोग हैं, तो जिसको हम लोग उसके औद्योगिक उत्पादन और उनका मेडिसिनल उपयोग अगले खंडों में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके प्रारंभिक कंसेप्ट का अध्ययन करें। चौथा है आपका पॉलीहैलो एल्केन। पॉलीहैलो एल्केन्स। तो पॉलीहैलो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पॉली मीन्स होता है मेनी, तो मेनी माने कई हो गया, हैलो मीन्स हैलाइड्स यानी हैलोजन से रिलेटेड है। तो जब किसी एल्केन्स में 3 से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो उस एल्केन को पॉलीहैलो एल्केन कहते हैं। ऐसे समझिए, दूसरे शब्दों में, रादर यू कैन से इन अदर वर्ड, कि जब किसी एल्केन से 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने हैलो परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे हम पॉलीहैलो एल्केन्स कहते हैं। इससे बेस्ट उदाहरण है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड,
कार्बन टेट्राब्रोमाइड्स, जैसे आपका बेस्ट उदाहरण है आपका CF3CHClBr, इसको हैलोथेन कहते हैं, हैलोथेन कहते हैं। यह एक बेस्ट एनिस्थेटिक सब्सटेंस है। यह एक सबसे बेस्ट जो है निश्चेतक रसायन है, जिसके सूंघने से बेहोशी उत्पन्न हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस। इसलिए इसका ज़्यादातर उपयोग शल्य चिकित्सा में, मेडिसिनल डिपार्टमेंट में बेहोश करने के रूप में या बेहोश करने के काम में प्रयोग करने वाली औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका C2Cl6, इसे कृत्रिम कपूर भी कहते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर यानी कृत्रिम कपूर की संज्ञा भी दिया जाता है, जो मार्केटों में उपलब्ध है। और एक नेचुरल कैम्फर भी होता है। तो नेचुरल कैम्फर तो जो है वो बहुत हार्ड रसायन होता है। तो अभी आप जनरल फार्मूला समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम में उसको भी बता देंगे। और इसका रासायन कॉमन नेम है पायरीन। तो पायरीन यह अग्नि बुझाने के काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में इसका प्रयोग होने के नाते इसका कॉमन नेम रख दिया गया पायरीन, क्योंकि पायरीन शब्द पायर से लिया गया है और पायर का अर्थ होता है फायर। अब फायर माने अग्नि, अग्नि बुझाने के काम में आने के नाते इसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है और यह एक अज्वलनशील द्रव है। इसलिए जहाँ पर अग्नि पकड़ लेती है वहाँ पर इसका छिड़काव कर देने से एक आवरण बना देता है और जलने वाली वस्तु का संबंध वायु से पृथक कर देती है, जिससे जलने वाली वस्तु धीरे धीरे बुझ जाती है, अग्नि बुझ जाती है। तो इस प्रकार से हैलो एल्केन के पॉलीहाइलाइड्स का बहुत उपयोग है। जैसे आपने देखिए C6H6Cl6, जिसको हम गमक्सीन कहते हैं, इसको हम गमक्सीन के नाम से जानते हैं। इसका गामा आइसोमर लेते हैं। कौन सा आइसोमर? गामा आइसोमर, जो एक इंसेक्टिसाइड है, एक कीटनाशक रसायन होने के नाते यह हल्के भूरे रंग का रसायन होता है और यह एक इसका गामा आइसोमर कीटनाशक रसायन के रूप में हमारे साग सब्जियों, फलों एवं शाकी पौधों को सूक्ष्म जीवों से नुकसान होने के लिए इस पाउडर का छिड़काव कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है, इंसेक्ट माने होता है कीट, साइड्स माने मर्डर माने मृत्यु, अर्थात छोटे कीटों का इससे जो है निदान हो जाता है। इस प्रकार से जैसे आपका पॉलीहाइलोजन व्युत्पन्न का कंपाउंड में जैसे आपका होता है, लेते हैं क्लोरल अरे माने कि क्लोरल में ट्राई हाइलोजन है। जैसे आपका DDT भी होता है। DDT भी एक इंसेक्टिसाइड रसायन है। इंसेक्टिसाइड केमिकल है, एक रसायन है जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है CCl3CH। इस तरह से इसको रिंग बना करके आप जो है तो आपको जो है ये DDT का कीटनाशक रसायन है, जिसका जो है नाम होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। देखो 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो, बेंजीन को फेनिल भी कहते हैं तो डाइफेनिल, और 3 क्लोरीन के नाते इसको कहते हो ट्राइक्लोरो। और 2 कार्बन का यौगिक इथेन होता है तो ट्राइक्लोरो इथेन।
तो ट्राइक्लोरोइथेन हो गया। इस प्रकार से इसका रासायनिक नाम है। इसको एब्रीविएटेड यानी शॉर्ट फॉर्म में DDT कह देते हैं। यह भी एक प्रबल कीटनाशक रसायन है, लेकिन यह नॉन डिग्रेडेबल रसायन होने के नाते यह मृदा के अंदर, नदियों के जल के अंदर महीनों जो है पड़ा रह जाता है, जिससे यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने के नाते सन 1976 में से इसके प्रयोग पर बैंड यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट के रूप में बहुत से रसायन आ गए, जैसे आपका गमकसीन का सूत्र हमने यहाँ पेश किया, क्योंकि आप पॉलीहाइलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं उदाहरणों को यहाँ प्रस्तुत किया है जिसमें 3 से ज़्यादा हाइलोजन संयुक्त हैं। तो इस प्रकार से एल्केन के हाइलो व्युत्पन्नों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सा उपयोग है। तो जैसा कि हमने आपको हाइलो जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, बात स्पष्ट रूप से समझ में आया हो, आपके काम की हो, आपके उपयोग की हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल को दबाना न भूलें। यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है।